मैं वीना शर्मा अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है करमजली। करमजली, ओ करमजली, जगरानी की कर्कश आवाज पूरे घर में गूंज गई। अरे ओ सत्यानाशनी, बहरी हो गई है क्या? बड़े से भगोने को मांजते नन्हे नन्हे हाथ रुक गए। आती हूँ ताई कहकर 7 वर्ष की उस बालिका ने नल बंद किया, बर्तनों का ढेर एक ओर सरकाया और गीले हाथ अपने घाघरे से पोंछती हुई भागी। कमबख्त, बर्तन मांजने में ही इतनी देर लगा दी। गैस भी तो साफ करनी है, नाश्ता बनाना है, बच्चे अभी उठकर आते ही होंगे। बच्चे यानी 18 वर्ष की रेखा, 21 वर्ष की शैल दीदी और 25 का अविनाश, जिसे घर में सब बड़े भैया के नाम से पुकारते थे। उसने छोटे से हाथों से गैस साफ की, फिर चाय का पानी चढ़ा दिया। बर्तन अभी आधे ही मंजे हैं ना, जाकर जल्दी से मांज, उसे धक्का देकर हटाते हुए जगरानी ने कहा। तेजी से वह बर्तन साफ करने लगी। बर्तन रसोई में रखकर बाहर निकली तो ताई का स्वर फिर कानों में पड़ा। अरे ओ अभागन, ये चाय जाकर अपने ताऊ जी को बरामदे में दिया। गृह स्वामी रणवीर जितनी देर घर में रहते, बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते रहते। घर में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई सरोकार न था। अरे ठीक से पकड़ अभागन, कहीं गिरा न देना। सचमुच अभागन तो वो थी ही। जन्म देते ही माँ सावित्री संसार से चली गई। 1 महीने के अंदर पिता बलवीर भी एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए और जन्म लेते ही वो एक अनचाही जिम्मेदारी बनकर ताई के गले मर दी गई। ताई तो उसकी माँ से ही कम अप्रसन्न नहीं थी, लेकिन क्या कर सकती थी। संपन्न परिवार की सुंदर सुशिक्षित देवरानी को देखते ही जगरानी के हृदय में जो ईर्ष्या और हीनता की भावना घर कर गई थी, उसके लिए वो जीवन भर सावित्री को क्षमा नहीं कर सकी। इसलिए इस नन्ही सी जान से निरंतर भरपूर बदला लेकर भी वह संतुष्ट नहीं होती थी। अखबार पढ़ते ताऊ जी के सामने चाय का प्याला रख वह जल्दी से लौटी। रेखा और शैल दीदी टोस्ट पर मक्खन लगा लगा कर खा रही थी और बड़े बड़े गिलासों में सामने चाय रखे हुए घुड़क रही थी। जाओ, बड़े भैया को चाय और नाश्ता दे आओ। ऊंची आवाज में टीवी देखते हुए भैया के सामने चाय नाश्ता रखकर वह फिर ताई के पास पहुंची। उसे अपने पेट में कुछ ऐंठता हुआ सा महसूस हो रहा था। एक पिचके हुए एल्युमिनियम के गिलास में नाम मात्र को दूध और शक्कर डाली हुई चाय उसके लिए रखी थी। उसने धीरे से चाय उठा ली और पीने लगी। उसने देखा रेखा तथा शैल दीदी की प्लेट में बचे हुए डबल रोटी के टुकड़े हैं। वो डबल रोटी के टुकड़े हैं। वो उनको ध्यान से ललचाई हुई दृष्टि से देखने लगी, पर जैसे ही उसने वो बचा हुआ टुकड़ा उठाया, जगरानी की आवाज गूंजी। यही तो बुरी आदत है इस कामचोर में, सुबह सुबह ही निगलने को चाहिए। अब बैठी क्या है कमबख्त, जा बड़े भैया और अपने ताऊ जी के बर्तन उठा ला और सारे घर में झाड़ू लगा जल्दी से। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, सब्जी काटना, सबको भाग भाग कर खिलाना। वह दोपहर तक थक कर चूर हो जाती और ताई द्वारा दी गई सूखी रोटियों पर टूट पड़ती। यही तो बुरी आदत है, हर समय खाने को चाहिए कमबख्त को। उसके खाते समय जगरानी पान चबाती हुई बड़बड़ाती रहती। शाम हो गई थी। वो बर्तनों का ढेर के पास बैठी थी। अरे करमजली, जल्दी कर, रात का खाना क्या आधी रात को बनेगा? तभी बढ़िया सूट पहने, हाथों में सूटकेस लिए रणवीर जी के साथ आए व्यक्ति को जगरानी देखती रह गई। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर जगरानी के पैर छुए।
इन्हें पहचाना नहीं? मोहन बाबू हैं, सावित्री के भाई। कल ही तो अमेरिका से आए हैं। जगरानी ने पहचान लिया था। सावित्री को पहली बार ससुराल से विदा कराने यही तो आया था। उस समय इसने डॉक्टरी पास की थी और अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। आओ आओ बैठो भैया, स्वर में मिठास घोलकर जगरानी बोली। डॉक्टर मोहन बैठ गए। उनकी आंखें कुछ खोज रही थी। अमेरिका में उन्हें खबर मिली थी कि सावित्री एक बच्ची को जन्म देकर चल बसी है। फिर कोई समाचार न मिला। वह भी पढ़ाई में इतने व्यस्त रहे कि अपनी भांजी के बारे में सोच भी न पाए। चलते समय जब खरीदारी करने लगे तो अकेली बहन की एकमात्र निशानी का ध्यान आया। उम्र का अंदाज लगाकर उन्होंने सामान खरीद लिया। जगरानी उसकी नज़रों को भांप गई। वह सोच ही रही थी कि मामा को भांजी से कैसे मिलाए। तब तक हाथ से फटे गागरे को संभालती हुई दूसरे हाथ में बर्तन उठाए वह सामने आ गई। यही है तुम्हारी भांजी। इतनी बुरी आदत है इसकी कि बस गंदे कपड़े पहनकर दिन भर ना करने वाले काम करती रहती है। पढ़ने में ज़रा भी तो नहीं मन लगता इसका। जगरानी चतुराई से बोली, इधर तो आ बेटी, देख कौन आया है। वह समझ नहीं पाई कि उसी को बुलाया जा रहा है। जब जगरानी उसे पकड़कर लाई तभी वो आकर सामने खड़ी हुई। अरे रेखा, शैल, देखो तुम्हारे मामा जी आए हैं। जल्दी से चाय नाश्ता तो लाओ इनके लिए, जगरानी ने चिल्लाकर कहा। डॉक्टर मोहन ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और सूटकेस खोलकर लाए हुए उपहार निकालने लगे। फ्रॉकें, स्वेटर, रिबन, स्कार्फ। जगरानी और उसकी लड़कियों के लिए भी वो उपहार लाए थे, रणबीर जी और अविनाश के लिए भी। शैल और रेखा ने उन्हें देखा, फिर नहला धुलाकर उनकी भांजी को नई फ्रॉक पहना दी, पाउडर लगा दिया। पहली बार इस श्रृंगार से चिथड़ों में छिपा हुआ रूप अत्यधिक निखर आया था। मामा उसे देखते ही रह गए। जब सब लोग इधर उधर हुए तो मोहन ने उसे पास बुलाया। इधर आओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने प्यार से पूछा। वो खामोश रही। बोलो ना, क्या नाम है तुम्हारा? करमजली, वो धीरे से बोली। डॉक्टर मोहन को मानो काठ मार गया। वो धीरे से बोली। डॉक्टर मोहन को मानो काठ मार गया। स्थिति तो वो पहले ही समझ गए थे, अब तो सभी कुछ उनकी समझ में आ गया। मगर हम तो तुम्हें कर्मों कहेंगे, अपने आंसुओं को दबाते हुए उन्होंने कहा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने रणबीर जी को अपना फैसला सुना दिया। दूसरे ही दिन वह जाने के लिए तैयार हो गए। इतनी जल्दी क्या है, 2-4 दिन तो रुकिए, रणबीर जी ने औपचारिकता निभाई। नहीं, मुझे अस्पताल में चार्ज संभालना है। फर्स्ट में आराम से नए कपड़े पहनकर बैठी होने पर भी उसके चेहरे पर डर और उदासी की रेखाएं मिटी नहीं थी। कर्मों, डॉक्टर मोहन ने बातचीत शुरू करनी चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। बेकार में तुम्हारी ताई कहती हैं कि तुम में बुरी आदतें हैं। मुझे तो तुम में कोई बुरी आदत नहीं दिखाई दी। मामा जी, वो डरते हुए बोली, मेरी एक आदत बहुत बुरी है, किसी तरह छूटती ही नहीं। ताई हमेशा डांटती रहती थी, मगर मेरी वो आदत नहीं छूटती मामा जी, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। ऐसी कौन सी आदत है बेटी, बताओ ना। इंसान तो हर बुरी आदत छोड़ सकता है। बताओ, तुम्हें क्या बुरी आदत है? मामा जी, मुझे रोज़ भूख लगती है। डॉक्टर मोहन को कंपार्टमेंट हिलता नजर आने लगा और उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। चाह कर भी वो अपने आंसू नहीं रोक सके।